हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार फ्रॉम एडुफॉर्म, डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म। हम बात कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में यूनिट 3 हमारी रहेगी। पार्ट फर्स्ट इसका वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बात कर चुके हैं हम, और इसी के साथ हम बात कर चुके हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद हमने बात करी है वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, जो हमने दो बात करी थी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तीसरी यूनिट आपकी यही बोलती है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग किस तरह से होता है। तो हम सबसे पहले पार्ट में आज बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग किस तरह से होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आपने ड्रग ली, ड्रग मतलब यानी कि कोई कैप्सूल, टेबलेट लिया या इंजेक्शन लिया या कुछ भी आप ले रहे हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या एब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर है। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन उसे हम कहते हैं कि जो ड्रग का मूवमेंट है वो अनचेंज फॉर्म में रहे। जैसे कि आपने पैरासीटामोल लिया, तो पैरासीटामोल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, किस में, किसी दूसरे पार्ट में। जैसा है वैसा ही अनचेंज कहाँ पहुंचना चाहिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसको हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। या जो ड्रग हमको एक्टिवली इफेक्ट करना चाहिए, जो काम करती है, वो कहाँ होना चाहिए, सर्कुलेशन में। एब्जॉर्प्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज प्लाज्मा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो ड्रग है उसका मूवमेंट अनचेंज फॉर्म में, जैसी लिए वैसी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आपने ली है, जिस साइट से आपने एडमिनिस्टर करी है, वहां से सर्कुलेशन में, या जहां पे मेजरमेंट करते हैं। तो जनरली हम बात करेंगे यहाँ पर प्लाज्मा में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो जहां से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मेजरमेंट साइट जो आपकी प्लाज्मा है, वहां तक पहुंचने में जो सिस्टम होता है, उसी को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इस डायग्राम से आप समझो कि हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, क्या होगा, हमको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन लिया आपने ड्रग इन डोजेस फॉर्म, एक डोजेस फॉर्म कोई सा भी लिया, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप या कुछ भी लिया, उसमें से ड्रग रिलीज हुई, ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंची। सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपकी ब्लड में फ्री ड्रग पहुंच गई। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं कि जो ड्रग आपने ली वहां से वो अनचेंज फॉर्म में आपके सर्कुलेशन में पहुंच जाए, यहाँ पर अब फ्री ड्रग हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज की बात करेंगे, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, साइट ऑफ एक्शन, जहां पर एक्शन चाहिए वहां पहुंच गई। फिर कुछ ड्रग स्टोर हो जाती है टिश्यू में, हम टिश्यू बाइंडिंग बात करेंगे, वो कैसे क्या होती है वो आगे बात करेंगे। लेकिन स्टोरेज तो स्टोर हो गई, प्रोटीन बाउंड हो गई, और फिर उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म हुआ ड्रग का, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हुआ, ड्रग छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स में टूट गई। अब ये मेटाबोलाइट्स का क्या होगा, एक्सक्रीशन। अब हम इसको पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। अब किस किस के थ्रू हो सकता है एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू, फीसेस थ्रू, और स्वेट और सलाइवा। सलाइवा के थ्रू निकल सकता है आपका ड्रग बाहर, स्वेट के, आप पसीने के थ्रू, फीसेस और यूरिन के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन हो सकता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जहां आप देखते हैं कंसंट्रेशन मेजरमेंट की जगह वो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यहां तक पहुंचने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अ ड्रग दैट इज कंप्लीटली बट स्लोली एब्जॉर्ब में फेल टू द शो थेरापेटिक रिस्पॉन्स। एक ऐसी ड्रग जो कंप्लीट एब्जॉर्ब होती है लेकिन बहुत धीरे होती है, तो वो क्या होती है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स देने में क्या बोलते हैं उसको, हम फेल हो जाती है। उसी के साथ एज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट इज नेवर अचीव्ड। जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए डिजायर्ड इफेक्ट के लिए वो अचीव्ड नहीं हो पाता है। ऑन द contrary, a rapidly absorbed drug attains the therapeutic levels easily to elect pharmacological effect। जो रैपिड एब्जॉर्ब होती है ड्रग, वो क्या करती है, तुरंत थेरापेटिक लेवल जो रहती है उसको पा जाती है, और उससे क्या होता है, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देना है वो तुरंत दे देती है। Thus both the rate and extent of drug absorption are important। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो रेट और एक्सटेंट है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, वो दोनों जरूरी है। सच एब्जॉर्प्शन पैटर्न है सेवरल एडवांटेज। इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है उसके बहुत से
एडवांटेज होते हैं। कैसे? लेसर ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ड्रग फॉर डिग्रेडेशन और इंटरेक्शन ड्यू टू द रैपिड एब्जॉर्प्शन। यदि रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। किसके? ड्रग डिग्रेडेशन की। जैसे मानने के लिए बहुत देर में एब्जॉर्प्शन होता है और स्लोली एब्जॉर्ब है तो डिग्रेडेशन होने के चांसेस, सपोज करो स्टमक है या इंटेस्टाइन में ड्रग बहुत काफी लंबे समय तक पड़ी है तो जो एंजाइम्स है या जो एसिड है उसके कारण से ड्रग डिग्रेडेट होने के चांसेस ज्यादा है। उसी के बजाय यदि ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब होती है तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। हायर ब्लड लेवल्स एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत ब्लड लेवल हाई हो जाएगा ड्रग का तो क्या होगा? ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होगा वो रैपिड हो जाएगा। मोर यूनिफॉर्म ग्रेटर एंड रिप्रोड्यूसिबल थेरापेटिक रिस्पॉन्स, जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा और ग्रेटर रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत एब्जॉर्प्शन हो गया कंप्लीट, इसलिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम पहले बात कर चुके हैं लेकिन बात यहाँ पे कर लेते हैं, जब आपको लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो कि एंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट और टॉपिकल रूट, इन रूटों से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है और सर्कुलेशन में पहुंचती है। अब एब्जॉर्प्शन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि ओरल लेते हैं या हम पेरेंट्रल में हम यदि स्किन प्रिपरेशन को यूज करते हैं, जब स्किन प्रिपरेशन हम यूज करेंगे तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल इसमें रहेगा। बिफोर प्रोसीडिंग टू डिस्कस एब्जॉर्प्शन एस्पेक्ट, A brief description of cell membrane structure and physiological is necessary। अब हम जैसे ही एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे ज़्यादा कि किस तरह से होता है, उसके लिए हमको पहले सेल समझना जरूरी है। सेल में भी हमको सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन समझना जरूरी है। फॉर अ ड्रग टू बी अब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्गन एंड टिश्यू एंड एलिमिनेटेड फॉर द बॉडी, इट मस्ट पास थ्रू वन और मोर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बैरियर्स एट वेरियस लोकेशन। अब कोई सी ड्रग ऐसी है जो एब्जॉर्ब होती है और एक्सक्रीट होती है, उसको क्या होता है? इस प्रोसेस के लिए बहुत सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या उसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या उसी को हम बोलते हैं बैरियर, इनके थ्रू होकर जाना पड़ता है। सच अ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्रग ट्रांसपोर्ट। इसमें को हम बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट। द सेल्यूलर distribution consists of a double layer of amphiphilic phospholipid molecules arranged in such a fashion that the hydrocarbon chains are oriented inwards to from the hydrophobic or lipophilic phase and their polar heads oriented to from the outer and inner hydrophilic boundaries of the cellular membrane that face the surrounding aqueous environment। आपको ये समझना है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्स रहते हैं, जिससे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं और आपका जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आ सके। ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोलिक, इस तरह का एक सेल मेम्ब्रेन रहेगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस इसकी रहती है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक फैक्टर की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन की हम बात करते हैं तो इस बाइलेयर पे रहते हैं। द स्पेसिफिक लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सेल और द ऑर्गेनेली टाइप। जो लिपिड और लिपिड प्रोटीन है वो डिफरेंट होते हैं। अब आपको देखना है कि वो सेल किस टाइप का है, ठीक है, उसके आधार पर यह रहता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की मैकेनिज्म बात कर लेते हैं हम, किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। या तो वो पैसिव डिफ्यूजन के कारण होगा, पोर ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। ये 7 तरह की मेथड होती है। इस तरह से ही आप यदि कोई ड्रग अंदर बॉडी में लेते हैं तो वो उसका एब्जॉर्प्शन इन 7 तरह से होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पैसिव डिफ्यूजन की। पैसिव डिफ्यूजन के हमने बात किया है जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो, इसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। जनरली आपने 7th या 8th में पढ़ा होगा, जो हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं आलू का या उसका किशमिश का, कि भाई वो वाटर और कंसंट्रेशन उधर चले जाता है, तो वहीं पे बात करेंगे। तो व्हेन सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पर आपका ये सेल मेम्ब्रेन या ड्रग है तो ये क्या हुआ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा बात करेंगे हम पोर ट्रांसपोर्ट की। पोर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट।
बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो क्या होगा, थ्रू द प्रोटीन चैनल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन रहते हैं, जो प्रोटीन प्रेजेंट रहे सेल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू ड्रग का मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ये ड्रग है और ये एक एंजाइम आपके पास या प्रोटीन है, इस प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, इसको बोलते हैं हम पोर ट्रांसपोर्ट। तीसरी बात करते हैं हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन है उसके थ्रू होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये इस तरह से ड्रग है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ पर ड्रग को लेगा, बाउंड हुआ प्रोटीन से, उसके बाद ड्रग को छोड़ दिया और वापस वही सिचुएशन में आ गया, इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन। उसी के साथ हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्राइव्स मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोअर कंसंट्रेशन है वहां से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, आपको एनर्जी की जरूरत लगेगी। देयर आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट आर आल्सो डिफ्यूज बट दे आर अदर ऑफन कॉल्ड पंप्स द मूव मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूवमेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, वो करते हैं, इसमें हमको आपको एनर्जी की जरूरत लगेगी, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चौथा बात करेंगे हम आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। दिस चैनल इन्फ्लुएंस द प्रेजेंस ऑफ परमिशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूट एंड अनअफेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन चार्ज एंड परमिट फास्टर देन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में और पीएच का फैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर रहेगा, इस तरह से आयन के फॉर्म में ड्रग रहेगी, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन, इस तरह से प्रोटीन से बाउंड होकर ये इस तरह से आयन का चेंजेस होगा, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर, इस फॉर्म में ड्रग आयन के फॉर्म में हो जाएगी ब्रेक डाउन होने के बाद। फिर आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, जब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो जैसे सपोज करो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपका ल्यूमिन है, यहाँ पर केटायन आया, केटायन आया तो एंडोजीनियस एनायन आपकी बॉडी में जो एनायन है वो उससे बाउंड होगा, ये एक नेचुरल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्या करेगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगा और वहां पर फिर ब्रेक हो जाएगा, आपका फ्री ड्रग वापस हो जाएगी, जो केटाइनिक ड्रग है वो फ्री हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, डिसोसिएशन इसका हुआ तो उसके बाद आपका एंडोजीनियस आयन वापस फ्री हो जाएगा, ये एंडोजीनियस आयन वापस यहाँ पर आकर फिर केटायन से बाउंड होगा, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब छठी बात करते हैं हम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द इनगल्फिंग द एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल्स विद इन द सेगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए सेक्यूल और वेसिकल विच इज देन पिंच आउट ऑफ इंट्रासेल्युलरली। अब क्या होता है, ये इस तरह से आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर एक मटेरियल आता है तो क्या होता है, इस तरह से एक एंगल्फ इसको करती है और ये वेसिकल्स बन जाता है और साइटोप्लाज्म में चले जाता है, इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। अब ये किस तरह की रहती है, ये तीन तरह की रहती है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और ट्रांससिस्टोसिस। अब फेगोसाइटोसिस में क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड मटेरियल है, उसको क्या होगा, ड्रग एंगल्फ, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो एंगल्फ करेगी, एंगल्फ करने के बाद उसको वापस आके अंदर छोड़ देगी, इसको बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, इसमें जनरली जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ऑयल है, ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, उनका न्यूट्रिएंट्स है, उनको जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उस तरह से वेसिकल बनाकर साइटोप्लाज्म में छोड़ देती है। तीसरी बात करते हैं हम ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम या कुछ चीजें प्रोवाइड करती है जो ड्रग को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे इंटरनल साइटोप्लाज्म में लेके आती है। अब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन का यदि आपके जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसमें दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एक तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर, दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में क्या करेंगे कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, जो आपकी ड्रग है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। दूसरा डोजेस फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट, जो डोजेस फॉर्म जिस तरह का बना हुआ है और उसमें जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो किस तरह के हैं, वो इस चीज पर डिपेंड करता है। दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, पेशेंट की एज और इन सब चीजों को लेके पेशेंट की क्या कंडीशन है वो रहता है। यदि हम बात करते हैं इन सब की, तो
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। अब ड्रग सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी एब्जॉर्प्शन पे किस तरह से अफेक्ट करेगी। भाई लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है, यदि आपने वाटर सॉल्युबल ड्रग का बेस बना लिया क्रीम में और स्किन पे लगाया तो एब्जॉर्प्शन होगा क्या स्पीडली? नहीं। वहीं अभी आप लिपिड सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन कराओगे, ऑयली बेस में रखोगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल है या नहीं है ड्रग, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी के कारण एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा कि नहीं। पार्टिकल साइज ऑफ एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। अब पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। पार्टिकल साइज जितना ज्यादा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा, पार्टिकल साइज जितना छोटा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और सरफेस एरिया जितना बड़ा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा। सपोज करो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हो, या सपोज करो आप स्किन पे लगा रहे हो कोई ड्रग 1 by 1 में, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, और वहीं पूरे हाथ पे कोई चीज लगा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म, आप जब का आपका जो मॉलिक्यूल है, जो ड्रग है, उसका एमॉर्फिज्म, वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह की है। उसके बाद आपका जो हाइड्रेट्स है या सॉल्वेट्स है, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, किस तरह का सॉल्ट बना हुआ है। सॉल्ट फॉर्म, बहुत सारी ड्रग का हम सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा सॉल्ट फॉर्म की हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट की बात कर लेते हैं, या हम सेप्टोडोक्सिम प्रोक्सिटल की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में हमको ड्रग चाहिए सेप्टोडोक्सिम, लेकिन क्या है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इस तरह की है कि वो सेप्टोडोक्सिम यदि बॉडी में जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या होगा, उसको हम सेप्टोडोक्सिम में उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो हम उसमें प्रोक्सिटल मिला देते हैं, तो सेप्टोडोक्सिम प्रोक्सिटल जो हो गया, ये प्रोक्सिटल प्रोडक्ट बॉडी में जाके टूट जाता है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग क्या है, उसका पीएच, किस पीएच पर ड्रग काम करती है। सपोज करो आप एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जब भी लेंगे, एम्प्टी स्टमक लेंगे, तो उसका एब्जॉर्प्शन हायर होगा। वहीं यदि आप देखते हैं कि कोई सेप्टोडोक्सिम जो आपकी एजिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है, यदि वो गैस्ट्रिक पीएच की बजाय आप खाना खाने के बाद लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ड्रग स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है, किस उसकी कितनी स्टेबिलिटी है, एसिडिक मीडियम में है या नहीं है, एनवायरनमेंट में कितनी स्टेबिलिटी है। अब डोजेस फॉर्म की बात कर लेते हैं। यदि एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करता है, डोजेस फॉर्म पे भी, क्योंकि डोजेस फॉर्म किस डोजेस फॉर्म में आप ले रहे हो। जैसे अब आपने टेबलेट में लिया या कैप्सूल में लिया, यदि टेबलेट कैप्सूल की बात की तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, वो कितने समय में टेबलेट जाके टूटेगी, पता पड़े आपने डिसइंटीग्रेशन टाइम का ट्रीटमेंट चेक नहीं किया और आपने क्या करा, उसको एक ऐसी टेबलेट ले ली जो 2 दिन में टूटती है, यानी 48 आवर्स लगते हैं जिसको ब्रेकडाउन होने में, तो उसका क्या एब्जॉर्प्शन होगा स्पीड से? नहीं होगा। इसलिए डिसइंटीग्रेशन टाइम कैप्सूल और टेबलेट का देखना पड़ेगा। दूसरा आपका डिसोल्यूशन टाइम, जब वो डिसॉल्व कितने समय में हो गई, चलो डिसइंटीग्रेट हो गई, टेबलेट तुरंत टूट गई, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका डिसोल्यूशन रेट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स उसमें क्या रहा है, उसका हार्डनेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, वो देखेंगे। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसमें एक्सिपिएंट कौन से यूज करें, एडजुवेंट्स आपने जो दूसरे यूज करे हैं उनकी कितना यूज किया है, बाइंडर कितने हैं, और कलरिंग एजेंट क्या है, वो एक दूसरे पे क्या है, किसी दूसरी ड्रग से कितने इफेक्ट करते हैं। नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, क्या नेचर सिरप है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी वहीं पे, क्योंकि आपका सीधा सॉल्यूशन है ना सिरप का, सिरप आपने ली तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। वहीं पे आपने यदि टेबलेट लिया तो डिसइंटीग्रेशन में टाइम लगेगा ना। प्रोडक्ट एज इन स्टोरेज कंडीशन, जो प्रोडक्ट है वो कितना पुराना है, उसकी एज क्या है और कंडीशन क्या है। वहीं पे आप बात करेंगे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर की बात कर लेते, एज, पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा ना एज पे, बच्चों की है, बुजुर्ग है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या है भाई, पेट खाली है या नहीं है, पेट भरा हुआ है, वहीं पे हमने एजिथ्रोमाइसिन की बात करी थी। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, अब आपने कैप्सूल लिया, कैप्सूल का इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम बहुत हाई होता है, बहुत धीरे इंटेस्टाइन से ट्रांजिट करता है, तो एब्जॉर्प्शन देखना पड़ेगा। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच क्या है, पीएच क्या इफेक्ट कर रहा है। फिर डिजीज स्टेटस, किस तरह की मान लें किसी का पेंक्रियाज ही काम नहीं कर रहा है, किसी का लीवर ही बाहर कर दिया हमने, तो फिर उसका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म वो किस तरह से होगा। ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी, अब ड्रग यदि आपने ओरल ड्रग ली है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लड का फ्लो क्या है जीआई ट्रैक्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ड्रग कहाँ पहुंचानी है, ब्लड में। अब ब्लड में कब पहुंचेगी, जब जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन होगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स, अब आपके जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या है, कोई दूसरी ड्रग है उसके कारण से ड्रग का डिले हो रहा है एब्जॉर्प्शन, कुछ
एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रही है, सिनर्जिस्टिक हो रहा है, कम हो रहा है, ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रही है, फूड किस तरह का खाना है जो हम पहले एजिथ्रोमाइसिन की बात कर चुके हैं, या फिर हम पेंटाप्रोजोल, राबिप्राजोल, ओमेप्राजोल ले रहे हैं, प्रोटान पंप, उनको एम्प्टी स्टमक लेते हैं, पता पड़ा खाना खा लिया, एसिड सिक्रेशन हो गया, उसके बाद हमने उनको ले रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। फ्लूइड किस तरह का है बॉडी में, आपके स्टमक में, और जीआई कंटेंट जो नॉर्मल है या नहीं है, हाइपर एसिडिटी है, अल्कलिनिटी है, क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बाय, सपोज करो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो गया, आपने दवाई ली, दवाई लेने के बाद वो ड्रग पहुंचना चाहिए कहाँ पर, ब्लड में, लेकिन उसके पहले ही जो ल्यूमेन में गए, जो आपका जो गैस्ट्रिक ल्यूमेन है उसमें जो एंजाइम है उसने उसको डिग्रेडेट कर दिया, मेटाबोलाइज कर दिया। गट वाले एंजाइम है वो पहले ही मेटाबोलाइज कर देते हैं, अब जब मेटाबोलाइज हो गया और ड्रग पहुंच गई, जबकि हमारी बात क्या हुई, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है वहां से अनचेंज फॉर्म में ब्लड में पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही मेटाबोलाइज हो गई ड्रग, तो क्या एक्शन शो कर पाएगी, नहीं। बैक्टीरियल एंजाइम क्या है, बैक्टीरियल एंजाइम आपकी ड्रग पे इफेक्ट करते हैं, यदि वो एंजाइम आपकी ड्रग को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट। हेपेटिक एंजाइम की कंडीशन क्या है, लीवर के आपके एंजाइम किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको हमने लिया है सबसे ज्यादा इसमें बायोफार्माकोकाइनेटिक्स बाय डीएम ब्रह्मांड, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। और टोटोरा का भी कुछ संयोग है, फिर गूगल से भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, हम नेक्स्ट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पे, इस तरह से हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।